Welcome aspirants, welcome to Shiramaya's YT channel. Today we are going to talk about the UPSC Mains 2025, that is GS paper 3 internal security questions. We are going to discuss the internal security questions which have appeared few days back on GS paper 3 UPSC Civil Services examination. So those of you who have appeared in the paper, you must have found it very lengthy also. The first impression that I got from the paper was that it was a bit of lengthy. There was so much of theoretical portion. जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था वो अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट देखें फेस वैल्यू पे तो थोड़ा लिमिटेड दिखाई दिया, बट ऑब्वियसली विदाउट राइटिंग अ कंटेम्पररी आंसर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट और होप टू गेट क्वालिटी मार्क्स. तो जो आज इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन देयर ऑल देयर ग्लोरी एंड देयर वेन. तो जो पहला सवाल आज हमारे पास है जो कि आया क्वेश्चन नंबर 9 जीएस पेपर 3 के अंदर, that was very simple yet very tough because the topic is so we are so used to this topic that sometimes we feel we should write exceedingly more what has been even demanded beyond that, क्योंकि हम टेररिज्म एक ऐसा विषय है जिसके बारे में everybody reads extensively, we know a lot many things about it, and that is why this tendency to write more naturally comes to questions like these. लेकिन इससे बचना चाहिए था. तो जिन लोगों ने ये काम किया है, obviously you had a keen sense जिसे कहते हैं thinking on the feet, you did well. Those of you, I have personally know many aspirants who have written extensively over this topic. 150 वर्ड्स में हमें इसको लिखना था. वर्ड लिमिट ब्रीच नहीं करना है. दिस इज द फर्स्ट थंब रूल ऑफ मेंस आंसर राइटिंग. देयर इज अ रीजन कि वर्ड लिमिट वहां पे मेंशन होती है एंड पहले पेज में ही लिखा जाता है कि द कंटेंट ऑफ द आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेंथ ऑफ द आंसर. नॉनदलेस क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. टेररिज्म इज ए ग्लोबल स्कर्ज. हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया? Elaborate with contemporary examples. What are the countermeasures adopted by the state? Explain. So 10 marker के लिए this is a lengthy question. You may find it lengthy for 10 marker, but it is not if you address the demand of the question in a proper manner. पहला जो लाइन यहाँ पे यूज किया गया है, दिस इज ए डेफिनेटिव स्टेटमेंट. इट्स ए ग्लोबल स्कर्ज. देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट इज ए ग्लोबल फिनोमेना. फिर आगे बोल रहे हैं वो हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया. व्हाट डू यू थिंक हाउ इट हैज मैनिफेस्टेड इन इंडिया? सो इट हैज मैनिफेस्टेड इन इंडिया थ्रू वैरायटी ऑफ वेज. देयर आर दीज डेज नार्को टेररिज्म इन इंडिया. देयर आर दीज डेज साइबर टेररिज्म इन इंडिया. देयर आर दीज डेज होमग्रोन टेररिज्म and cross-border terrorism in India. There are ideological terrorism in India like Islamic Jihad and left-wing extremism. So these kind of manifestations are visible in India. Examples के साथ cite करते हुए we'll talk about cross-border terrorism का example. पहलगांव है, recently पहलगांव took place. How drugs have been introduced in India deliberately, and it has been linked with insurgency also in many states, like in state of Punjab, like in many states like states of Nagaland, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं. तो जो नार्को टेररिज्म है कैसे मैनिफेस्टेशन हो रहा है? नार्को टेररिज्म हो रहा है इंडिया में. साइबर टेररिज्म हो रहा है. साइबर वॉरफेयर और साइबर टेररिज्म में अंतर है. तो टेरर जो एंटिटीज हैं दे आर यूजिंग साइबर मैकेनिज्म्स टू रेडिकलाइज पीपल. लोन वोल्फ अटैक्स करवाए जा रहे हैं. दे आर यूजिंग द डिजिटल मीन्स, साइबर मीन्स टू रेस फंड, शेयर इंटेलिजेंस, कंडक्ट रिकॉनेसेंस. तो इस तरह की चीजें भी वहां पे की जा रही हैं. तो नार्को, साइबर, होमग्रोन टेररिज्म बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल टेरर आइडियोलॉजीज, जिसकी वजह से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट में आते हैं, देन दे बिकम रेडिकलाइज एंड दे कंडक्ट लोन वुल्फ अटैक्स विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन. दे डू इट. तो होमग्रोन अटैक हो गए, होमग्रोन टेररिज्म हो गया. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज वेरी वेरी पोटेंट थ्रेट इन इंडिया. पाकिस्तानीज, पहलगांव के अंदर अटैक हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये सारे एग्जांपल्स हैं. 2016 में हुआ था उरी, 2019 में पुलवामा हुआ था. एंड देन देयर आर आइडियोलॉजिकल टेररिज्म लाइक लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है ये. तो इस तरह से जो टेररिज्म है, हमें डिफाइन नहीं करना टेररिज्म को.
इफ यू थिंक डिफिनेशन इज वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग स्टाइल्स, तो एक लाइन में हमको डिस्क्राइब कर देना, दीज आर एक्सट्रीमिस्ट violent activities targeted against a group or society at large to instill terror in their hearts and minds. That is terrorism. बहुत ही सिंपल भाषा में आतंकवाद क्या होता है। उसके बाद हमारी बात यहां पे रहेगी हाउ इट हैज मैनिफेस्टेड इन इंडिया। तो आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एवरीबडी राइट्स डिफरेंटली। यू मे ऑल्सो थिंक कि वी शुड राइट expanding on this issue that terrorism is a global scourge. We can cite example of Hamas Israel attack. We can talk about the Moscow terror bombings and attacks. We can talk about the Paris attack. We can talk about the Australia में जो attacks हुए थे। तो बहुत सारे वेज में इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है, बट जो कोर आंसर का है वो है कैसे मैनिफेस्ट होता है इंडिया में। दिस इज हाउ इट मैनिफेस्ट। कंटेम्परेरी एग्जांपल्स हमने साइट कर दिए, फिर आगे क्या कह रहे हो, इतने में यू विल हैव 70 वर्ड्स, 75 वर्ड्स will be consumed in providing a brief introduction and mentioning the types and their examples. 75 words are over. अब जो आधा क्वेश्चन है वो है what are the counter measures adopted by the state? What are the counter measures adopted by the state? What is the state is doing to tackle terrorism? Deployment of security. तो security यहाँ पे बहुत ही की एस्पेक्ट हो जाता है, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही की एस्पेक्ट है। More people are being recruited, राष्ट्रीय राइफल्स in Jammu and Kashmir, for example. NIA working extensively against terrorism. लॉस को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, UAPA जैसे कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट 2002 का। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो इंडिया का लॉफेयर है अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, UN में लिस्टिंग की इंडिया बात करता है, एडवोकेसी करता है, डिप्लोमेसी का यूज कर रहा है। साथ ही साथ वी आर ऑल्सो टेकिंग द पॉलिटिकल रूट इन सॉल्विंग टेररिज्म लाइक लेफ्ट लीनिंग टेररिज्म एवन इन जम्मू एंड कश्मीर। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके लिए हम जो स्ट्रैटेजी है सद्भावना की, दैट इज विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द people. We are deploying development as a strategy also, so that people in the affected areas don't feel what alienated, or they don't become the breeding ground for terror organizations or recruitment ground for terror organizations. तो इस तरीके से सरकार स्टेप्स भी ले रही है, सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रही है, सोशल मीडिया के अंदर जो फाइनेंसिंग होती है, जो रिकॉनेसेंस होती है, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, उसको टैकल कर रही है। दे आर डूइंग इट। कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में सरकार काम कर रही है। तो इन माध्यमों से वी आर ट्राइंग हार्ड टू काउंटर द वैरायटी ऑफ टेररिज्म। ऑपरेशन सिंदूर का एग्जांपल यहां पे लिखोगे कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए वी डिप्लॉयड व्हाट काइनेटिक एक्शंस, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एक्शंस। ऑपरेशन सिंदूर का यहां मेंशन बहुत जरूरी है, विदाउट दिस दिस आंसर विल नॉट बी कंप्लीटेड। सो काइनेटिक एक्शंस के बारे में बात होगी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। होम ग्रोन के लिए UAPA का अमेंडमेंट बहुत जरूरी था, इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, उसके बाद 2019 में अमेंडमेंट हुआ था ये। नार्को साइबर का मेंशन किया मैंने, और आइडियोलॉजिकल टेररिज्म के लिए भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड, डेवलपमेंट एज ए स्ट्रेटजी दे आर डिप्लॉइंग। सो ऑल इन ऑल व्हेन यू राइट ऑल दीस पॉइंट्स एंड सब्सटेंशिएटिंग विद द एग्जांपल्स, 75 वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 75 मींस 150 वर्ड्स में द आंसर इज कंप्लीट। दिस इज वाज द टास्क व्हिच वाज डिमांडेड ऑफ यू। कंप्लीट प्रोपोर्शनैलिटी के साथ हमको एड्रेस करना है, एंड दिस हैज बीन ब्यूटीफुली एड्रेस्ड दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आंसर राइटिंग की जाती है मेंस के अंदर। क्लियर है? चलो अगला है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टेटेड दैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी एलिमिनेटेड बाय 2026। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LWE and how are the people affected by it? What measures have been taken by the government to eliminate LWE? पूरे साल ये चर्चा का विषय था। रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मे इन द अबूझमाड़ एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, वहां पे सीनियर लीडरशिप जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का काफी बड़ा बोलबाला था, तो वहां पे सीनियर लीडरशिप को भी टारगेट किया गया एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस। तो ये साल भर से न्यूज में था, होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम एलिमिनेट कर देंगे LWE को, इसीलिए ये सवाल आया है।
नाउ अगेन यू मे फाइंड फॉर 10 मार्कर 150 वर्ड दिस इज समवॉट ए बिग क्वेश्चन, बहुत कुछ लिखा हुआ है, 4 सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, तो बड़ा सवाल है, वी शुड राइट इट मोर, डोंट फॉल फॉर इट, नेवर फॉल फॉर इट, राइट उतना ही जितना उन्होंने पूछा है। 150 वर्ड्स में क्या पूछा जा रहा है? एक उन्होंने डेफिनेटिव स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट कह रही है कि 2026 तक एलिमिनेट हो जाएगा, हो जाएगा, एक इंट्रोडक्शन उन्होंने दे दिया क्वेश्चन का। फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LWE, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ डिस्क्राइबिंग व्हाट इज LWE विदाउट वेस्टिंग योर वर्ड्स ऑन द डिफिनेटिव स्टेटमेंट के होम मिनिस्टर ने ये कहा, इसको एलिमिनेट कर देंगे। नो, गो विद द जगुलर एज वी से इन इंग्लिश। तो LWE क्या है, इसको डिफाइन करना पहले। व्हाट इज LWE? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज नथिंग बट व्हाट? ए वायलेंट माओइस्ट लेनिनिस्ट ideology which wants to overthrow the democratically elected government of India. That is LWE. माओइस्ट हैं, लेनिस्ट हैं, वायलेंट हैं और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉफुल गवर्नमेंट को इंडिया में ओवरथ्रो करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं LWE। उनके जो मेथड्स हैं, आगे वो पूछ रहे हैं हाउ आर द पीपल अफेक्टेड बाय इट, यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब थोड़ा सा ब्रीफली कि मेथड्स क्या है, कैसे करते हैं ये काम। इट सेंटर्स अराउंड व्हाट? illegal extortion, how it is being run, illegal extortion, forceful recruitment, lack of development in a way in these areas and alienation, sense of alienation exacerbate this situation। तो यहां पे हमने इसको थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब कर दिया कि ऐसे ये करना चाहते हैं, रेवोल्यूशन भारत में लाना चाहते हैं। फिर आगे वो पूछ रहे हैं हाउ आर द पीपल अफेक्टेड, कैसे भाई लोग अफेक्टेड है इससे, हाउ दे आर अफेक्टेड। So there are two set of people who are affected here, primarily those who are living in left wing extremist area, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है, ट्राइबल बेल्ट, जियोग्राफिकली इनएक्सेसिबल बेल्ट, यहां पे मोस्टली ये एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? दोज हु आर लिविंग हियर, व्हाट दे आर फीलिंग? दे आर फीलिंग दैट दे आर बीइंग क्रश्ड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन वन हैंड एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑन द अदर हैंड। तो उनको काफी ज्यादा एलियनेशन की फीलिंग है, एलियनेशन है, रेस्टलेसनेस है, होपलेसनेस भी है एक तरीके से। देन दे डोंट गेट व्हाट, जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। इस तरह से ये इफेक्टेड पॉपुलेशन। तो एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मिसिंग होता है ऐसे एरियाज में जहां रेड कॉरिडोर के एरियाज, जहां डोमिनेंट है लेफ्ट विंग वायलेंस, वो सरकार को काम ही नहीं करने देते। इसके अलावा उनको लाइवलीहुड के इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी म्यूटेड होती है ऐसे एरियाज में, इंडस्ट्री हो छोटी हो बड़ी हो नहीं जाना चाहती। साथ ही साथ उनको जो इश्यूज होते हैं कि फोर्सफुल तरीके से ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं ये इनको रिक्रूट करते हैं, अपने कॉज में शामिल करते हैं, इंटेलिजेंस मुखबरी के लिए कई बार, और कई बार एज अ कार्डर। सेक्सुअल वायलेंस की भी घटनाएं हुई हैं अगेंस्ट द वुमेन हु आर लिविंग इन दीज एरियाज, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। दिस इज हाउ दिस बीइंग अफेक्टेड। पॉलिटिकल जो उनके राइट्स हैं वो उन्हें नहीं मिलते, राइट्स को डिनाई किया जाता है एक तरीके से, और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। तो द पीपल आर बीइंग अफेक्टेड बिकॉज इट इज विजिबल। रो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नंबर देखें, अगर HDI का नंबर देखें इन एरियाज का, पॉवर्टी का नंबर देखें, सो ऑल इन ऑल बिकॉज ऑफ underlying alienation, because of collapse of law and order mostly in these areas, we are looking at the intersection of what? Poverty, marginalization, social exclusion, alienation, restlessness, hopelessness, and in a way the denial of democratic right। यहां इतना लिख दिया अफेक्शन के बाद, ये हमने 4 पॉइंट बताए, उसके बाद वी सिंपली कंक्लूडेड, इतने में 75 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। 75 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। आगे वो पूछ रहे हैं व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट इट, एलिमिनेट करने के लिए सरकार क्या कर रही है।
तो अगले 75 शब्दों में 75 वर्ड्स में वी विल राइट कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू टैकल दिस इशू, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू टैकल दिस इशू। तो जो स्टेप्स उन्होंने लिए, क्या उन्होंने स्टेप्स लिए? तो सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने लिया है वो सिक्योरिटी रिलेटेड होगा, जो उन्होंने लिया है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की स्कीम है एसआरई करके, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, इसमें वो फंड प्रोवाइड करते हैं लेफ्ट विंग अफेक्टेड, एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को। इसके अलावा सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, या जिन्हें हम लीगली कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ, इनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है टू स्ट्रेंथन द लोकल पुलिस और द स्टेट पुलिस, क्योंकि ये इंटर स्टेट विषय है, किसी सिंगल स्टेट का नहीं है। लेफ्ट विंग का काडर, एक्सट्रीमिस्ट काडर उड़ीसा में क्राइम करता है और भाग के तेलंगाना चला जाता है, तो ये एक इंटर स्टेट का इशू है, तो वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा रही है सैटेलाइट्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन किया जा रहा है, और स्टेट्स को भी पुश किया जा रहा है कि भाई अपनी आप आपकी जो पुलिस फोर्स है उसमें आप स्पेशलाइज काडर लेके आए। तो सीआरपीएफ के अंदर एक कोबरा बटालियंस का गठन किया गया था इसी इसी चीज को लेके, और ग्रे हाउंड जैसे फोर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं स्टेट पुलिस के अंदर। तो सिक्योरिटी को लेके ये काम किया जा रहा है। डेवलपमेंट को लेके भी वहां पे काम किया जा रहा है, हर तरीके से सरकार पैसा खर्च कर रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से लेके स्मार्ट सिटी प्रोग्राम तक पैसा खर्च किया जा रहा है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइजीन, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्री गैस, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब कुछ यहां पे किया जा रहा है ताकि जो ब्रीडिंग ग्राउंड सेटिस्फैक्शन नहीं है लोगों को, इसलिए वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ज्वाइन करते हैं, वो टैकल किया जा सके। पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, भारत सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि ट्राइबल लेड डेवलपमेंट किया जाए इन एरियाज में, और ट्राइबल लीडर्स को प्रमोट किया जाए, जिसके तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं। जैसे अभी रिसेंटली दे हैव ब्रॉट फ्यू डेज बैक आदि कर्म योग इनिशिएटिव। तो इस तरह से भी काम किया जा रहा है। इसमें यू कैन ऑल्सो मेंशन द द 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद जो पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट है जिसे पेसा एक्ट भी कहा जाता है, वो इसको मेंशन कर सकते हैं 1996 का। So these kind of acts could be mentioned. FRA Act could be mentioned, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का। तो लीगल भी चेंजेस किए गए। तो सिक्योरिटी हो, डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टारगेट किया जाए। इसमें एक एक्स्ट्रा एंगल जोड़ना है हमें कि फाइनेंसिंग को भी टारगेट किया जा रहा है, ताकि फाइनेंसेस ना चले। जब तक फाइनेंसेस नहीं होते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। इनको क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट मिलता था नेपाल के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, चाइनीज यूज टू सपोर्ट देम, उसके ऊपर भी कर्व किया जा रहा है। दैट इज ऑल्सो इक्वली रेलिवेंट। और मुख्य धारा में जो यूथ है इन एरियाज में रहने वाला, उसको ऐड किया जा रहा है। प्लस वी आर ऑल्सो पुशिंग, द स्टेट इज पुशिंग कि भाई सरेंडर की लिबरल पॉलिसीज हैं और रिहैबिलिटेशन की भी लिबरल पॉलिसीज हैं। इसकी वजह से ही यू विल टॉक अबाउट इन कंक्लूजन कि रेड कॉरिडोर जो है वो श्रिंक हो रहा है विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स लाइक डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सिक्योरिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स, एंड इवेंचुअली द ग्रासरूट डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। तब जाके ये जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करने की तरफ हम जा रहे हैं। दिस वाज अ क्वेश्चन। सो 150 वर्ड्स में परफेक्टली पॉसिबल है इस आंसर को लिखना इफ यू आर डिप्लॉइंग ब्रेविटी विथ योर आंसर। कंसाइज लिखना था आंसर, आंसर इनोवेटिव, इमेजिनेटिव, कंटेम्पररी और विद इन द वर्ड लिमिट। दिस इज हाउ यू राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 जो पेपर में था, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगला है इसी में, मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट डिकेड। वेरी नाइस क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी सेंसिटिव एरिया। अभी मणिपुर में काफी बड़े पैमाने पे हिंसा जारी है 2 सालों से, इसीलिए ये सवाल पूछा गया। तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट 250 वर्ड्स में है, बड़ा क्वेश्चन है ये, तो वी कैन बी मोर लिबरल विथ आवर वर्ड्स हियर। वी विल स्टार्ट विथ obviously mentioning
a introduction. We will talk about in this. Yes, there are serious internal security challenges in Northeast India. तो जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उसको ब्रीफली हमें मेंशन कर देना है. क्या चैलेंजेस है भाई सिक्योरिटी के? इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है. कई बार एक ही ट्राइबल ग्रुप में कई सब ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच आपस में लड़ाई हो रही है, या फिर दो ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है. जैसे यस, मणिपुर के अंदर दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग बिटवीन मेटी एंड कुकीज. यू विल टॉक अबाउट नार्को टेररिज्म, यहां पे बात करेंगे हम क्योंकि बॉर्डर एरियाज है ये. यू विल टॉक अबाउट द इंसर्जेंसी, यू विल टॉक अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग, यू विल टॉक अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो इस तरीके से हम शुरुआत में एक छोटा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि भाई इस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं, इस तरह के चैलेंजेस हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसके कारण जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो बैक ट्रैक हो जाते हैं, बैक बर्नर में चले जाते हैं. जो मेन बॉडी है वो पूछी जा रही है कि मेजर चैलेंजेस कौन से हैं टू इंटरनल सिक्योरिटी इन पीस प्रोसेस. व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस? क्या चैलेंजेस हैं? तो हमने ब्रीफली मेंशन किया ये चैलेंजेस क्यों हैं, क्या हैं और क्यों हैं. तो ब्रीफली हमको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बस एक सेंटेंस के थ्रू ये दिखा देना है कि भाई दिस विल बी, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द फेस ऑफ योर आंसर, दिस इज हाउ द क्वेश्चन द आंसर विल प्रोसीड. नाउ यू विल टॉक अबाउट द मेजर चैलेंजेस कि कैसे यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया है, तो ये पोरस बॉर्डर है यहाँ पे, मोस्टली फेंसिंग नहीं है. चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो जिसमें अब की जा रही है प्रॉपर, बहुत एरियाज में नहीं थी पहले, अब की जा रही है, और म्यांमार के साथ भी फेंसिंग की जाएगी. तो पोरस बॉर्डर की वजह से क्या हो रहा है, हर तरीके की ट्रैफिकिंग हो रही है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, नार्को ट्रैफिकिंग, इलीगल मनी, वेपन्स, हर चीज की ट्रैफिकिंग होती है, क्योंकि ये नियर एरिया है किसके, गोल्डन ट्राइंगल की. इसका बहुत बड़ा फर्क है. गोल्डन ट्राइंगल इज द एरिया नियर म्यांमार, कंबोडिया, लाओस बॉर्डर. तो पोरस बॉर्डर बहुत बड़ा चैलेंज. दूसरा यहाँ पे जो चैलेंज है वो दीज डेज जो कि निकल के आ रहा है वो है डेमोग्राफिक चेंजेस, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक आसाम, जिसकी वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं सिक्योरिटी और पीस को. तीसरा जो चैलेंजेस यहां पे निकल के आ रहा है वो क्या है, वो है लैक ऑफ डेवलपमेंट. तो लैक ऑफ डेवलपमेंट है तो पीपल फील एलिएनेटेड, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसर्जेंसीज खड़ी होती. नागालैंड इंसर्जेंसी इज द ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया. तो जो मेजर चैलेंजेस है टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज दिस. इसके अलावा यू विल टॉक अबाउट जो हॉस्टाइल एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे चाइना हो गया, these days Bangladesh, they are pushing insurgents into northeast, providing them funds, providing them technology, providing them shelter. पाकिस्तानी आईएसआई को भी एंट्री देते हैं. सो ऑल इन ऑल ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो रहे हैं. इसके अलावा व्हाट द चैलेंजेस आर, व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस आर, या जिसे हम कहें डिससेटिस्फैक्शन रिलेटेड विद हाई हैंडेडनेस ऑफ इंडियन स्टेट, जैसे अफसा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इससे रिलेटेड जो डिससेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन जो इससे रिलेटेड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन यू विल टॉक अबाउट द साइबर रिलेटेड चैलेंजेस. कैसे यहां पे जो इंसर्जेंसी या सब नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको पुश किया जाता है, कैसे यहां नेशनल इंडियन नेशनलिज्म को वीक किया जा रहा है साइबर रिलेटेड माध्यम, साइबर वॉरफेयर के माध्यम से नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स करते हैं ऐसा काम. मेजर चैलेंजेस जो यहाँ पे आगे निकल के आते हैं वो है टेररिज्म. ये भी एक बहुत ही गंभीर विषय है, ये भी एक बहुत ही गंभीर विषय है नॉर्थ ईस्ट के अंदर. सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कंबाइंड कंट्रीब्यूट टू व्हाट, द चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस. लैक ऑफ डेवलपमेंट, पोवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन,
ये सारे फैक्टर्स मिलके, और जो मैंने बाकी लिखे यहाँ पे, ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और पीस प्रोसेस को अंडरमाइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये हो गया आधा, 150 125 120 वर्ड्स में ये हाफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन यू राइट द पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन देम, हो जाएगा। आगे हमें क्या करना है, आगे वो पूछ रहे हैं मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड्स। सो दिस वाज ए कंप्लीट मेमोरी बेस्ड थिंग। यहां पे कोई लॉजिक नहीं चलता, यहां पे मेमोरी चलती। सिर्फ हमको मैप करना है कि कौन से ऐसे स्टेप्स सरकार ने लिए हैं इन द पास्ट डिकेड, मतलब 2015 से 2025 के बीच में। तो 2015 में ये सरकार जब आई मोदी साहब की, तो उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसका एक फैक्शन है, उसके साथ पीस प्रोसेस के ऊपर चर्चा शुरू की और पीस अकॉर्ड एक साइन किया। किसमें भी फैक्शन है, कई फैक्शन ऐसे हैं जो आज भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा सरकार ट्राइड वेरी हार्ड इन 2019 टू गो फॉर ब्रू रियांग पीस अकॉर्ड इन स्टेट ऑफ त्रिपुरा। काफी सक्सेसफुल अकॉर्ड था ये। 2020 के अंदर उन्होंने बोडो ग्रुप्स के साथ अकॉर्ड किया आसाम में। 2020 is also very important year. Why? Because in that year they were pushing for accord between various states. स्टेट की जो बाउंड्रीज थी पर्टिकुलरली अभी भी डिस्प्यूटेड है, आसाम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल, जो कि बाद में 2022 में आसाम और मेघालय और आसाम और अरुणाचल 2023 में वो कंप्लीट कर सके। 2024 के अंदर दे वर पुशिंग फॉर त्रिपुरा ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट। दिस वाज आल्सो दे वर पुशिंग फॉर। They were also pushing for what? Kuki and Métis accord after the violence hit the Manipur state. लेकिन by and large ये जो important accords हैं वो यहाँ पे mention किए गए throughout the 10 years पिछले जो accords signed हुए। There are many smaller accords also which you can cite, which you can write, but mostly जो important accords बड़े बड़े states के अंदर थे, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल, इनको यहाँ पे mention किया गया। मेमोरी बेस्ड चीज थी। And this is how you will write कि various peace accords which have been signed, government is very serious to accommodate variety of political opinion in the region. They are pushing for developmental activities to tackle this. They were also going for hardening the border so that inimical elements don't come across the Indian border. They are also trying that. Infrastructure का काफी development किया उन्होंने, और जो ग्लोबल डिप्लोमेसी उसके माध्यम से जो रीजनल इंटीग्रेशन है, जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे थे। तो जो कंक्लूजन है उसमें ये लिखोगे दैट गवर्नमेंट, दीज चैलेंजेस आर रियल एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड द इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली। रेल कॉरिडोर बढ़ाए जा रहे हैं उन एरियाज में, और culturally also they are trying to integrate this area and bring them into the mainstream of Indian society. ऐसे इसको एड्रेस करना। अगला है व्हाट इज मैरिटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड। क्यों वाइटल है? डिस्कस मैरिटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। तो इसमें अगर हम देखें 3 पार्ट है। वाई इंपॉर्टेंट, शुरुआत करते हैं इसी से डायरेक्ट। भाई क्यों, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, वाई मैरिटाइम सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड। Sea trade, fact, you can push that 70% of India's sea trade or total trade by value, 90% by volume, India conducts through maritime route. This security is crucial to protect India's coastal areas, to have or maintain Indian influence in Indian Ocean region, facilitate economic growth, generate employment and integrate with global supply chains. इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन दिया है, इसके लिए जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है वो वाइटल है। सी ट्रेड एक माध्यम है उसकी सिक्योरिटी इसीलिए वाइटल हो जाती है। चैलेंजेस थे हमारे सामने, मुंबई में 26/11 हुआ और सी रूट के थ्रू हुआ। जो सप्लाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आती है ड्रग्स की, सी रूट के थ्रू आती है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। तो सी जो ट्रेड है हमारी, व्हाई इट इज वाइटल, वी हैव टू
मेंशन व्हाई इट इज वाइटल। तो वाई वाले पोर्शन में हमें ये लिखना है कि क्यों ये वाइटल है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कोस्टल कोस्टल एरियाज में जो रह रहे हैं लोग उनकी प्रोटेक्शन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के लिए, जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उनको सेफ रखने के लिए, इंडिया के रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए भी दिस इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। ये एक बहुत ही बेसिक सवाल पहला वाला पार्ट जो है उन्होंने पूछा। फिर वो कह रहे हैं डिस्कस मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस। चलो भाई चैलेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। व्हाट आर द चैलेंजेस, वी हैव टू डिस्कस देम। क्या चैलेंजेस है? तो सबसे बड़ा जो यहां चैलेंजेस निकल के आ रहा है वो क्या है? मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं। These days the biggest challenge that is coming is from state actors, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, they are bringing more and more their people, their ships, their assets into the Indian Ocean region। एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे इंडिया श्रीलंका का अराउंड द फिशरमैन, इंडिया पाकिस्तान सर क्रीक, इंडिया बांग्लादेश के साथ था, हमने 2015 में उसको रिजोल्व किया। इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं अभी भी रीजन में, मैरीटाइम जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, दैट इज ऑल्सो इक्वली रेलिवेंट। ये हो गया। तीसरा जो सब कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं इन एरियाज में, जैसे टेररिज्म की बात हो गई, स्मगलिंग की बात हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो गई, ये सारे सब कन्वेंशनल जो थ्रेट्स हैं। इसके अलावा दीज डेज नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स भी हैं, जैसे ऑयल स्पिल हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, रैकेज हो गया, ये सारी चीजें भी होती हैं। दे आर ऑल्सो देयर। देयर इज ऑल्सो थ्रेट टू व्हाट? इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी। कोस्टल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है बहुत बड़ा। ये टेक्नोलॉजी का जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से बहुत सारे स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर ट्राइंग टू थ्रेटन इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी। दे आर ऑल्सो ए थ्रेट टू इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी। सी लेवल जो राइज है वो नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा। सी लेवल राइज इज ऑल्सो इक्वली रेलिवेंट। देयर इज ए थ्रेट ऑब्वियसली, जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरियाज है वो पानी से भर जाएंगे। तो मोस्टली ये जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने आ रहे हैं, हमको टॉपिक मेंशन करना है, उसको डीपली एक्सप्लेन करना है। जैसे चाइना वाले एंगल में स्टेट एक्टर्स में हम बात करेंगे कैसे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस होने वाले हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इंडियन ओशन रीजन इज बिकमिंग ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ग्रेटर पावर कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे चैलेंजेस मेंशन करके उसको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। सो बाय दैट टाइम ऑलमोस्ट 120 वर्ड्स, if you are writing 8 to 9 words per line will be expended. I have tried, that is no। उसके बाद वो पूछ रहे हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में भी हमें लिखना है। अब आगे हम लिखेंगे जो वे फॉरवर्ड है कि भाई व्हाट कैन बी डन, व्हाट शुड बी डन। वे फॉरवर्ड ये होता है आगे हमें क्या करना है। तो वे फॉरवर्ड ये क्या है? वे फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली हमको सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को हमें स्ट्रेंथन करना है। कैसे भाई? बाय कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आवर फोर्सेस, जैसे कोस्टल जो इंडिया का नेशनल कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी, इनको कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन करना, इनको न्यू ट्रेनिंग फैसिलिटीज, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, मोर कैपिटल एसेट्स एक्विजिशन, ये सारे काम करना। साथ ही साथ रीजनल जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको लेके चलना, उनको इंटीग्रेट करना, हमारे जो एफर्ट्स हैं, जैसे जो हमारा इंडियन ओशन रीजन का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है उसको और आगे एक्सपेंड करना। देन व्हाट कैन बी डन अबाउट द कोस्टल सिक्योरिटी? जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, particularly the fishermen, so that they can inform or in advance if they see any inimical activity. More and more space-based intelligence reconnaissance, more introduction of drones, longer range patrols, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाके मैरीटाइम जो डोमेन अवेयरनेस है वो हमारे पास आएगी। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस तो अंडर वाटर जो हमारी कैपेसिटीज हैं, ओवर ऑन वाटर फैसिलिटीज और कैपेसिटीज हैं, उनको स्ट्रेंथन करना, ये सारे काम पॉसिबल होंगे। वे फॉरवर्ड में हमें ये लिखना है।
मैरिटाइम सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, की जाएगी यहाँ पे कि मैरिटाइम सेक्टर के अभी रिसेंटली जो बिल्स आए हैं वो इक्वली रेलेवेंट है यहाँ पे, कैसे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं फॉर कोस्टल सिक्योरिटी एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो सीआरजेड जो नोटिफिकेशंस हैं इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, वो भी इक्वली रेलेवेंट है। नाविक सिस्टम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। कोर बात यहां पे है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर आंसर इस पे लिखा जा सकता था, क्योंकि सवाल बहुत सुंदर है और सिंपल, सीधा सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी यहां पे घुमाया फिराया नहीं है। क्लियर है? सो दीज वेर द 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन ईच, 10 मार्कर एंड 15 मार्कर्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड। टोटल 50 नंबर का हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पेपर था जीएस पेपर 3 के अंदर। So those of you who are writing next year, this is absolutely critical to understand how to approach in question and answer writing appropriately. You can also join me on my Telegram channel. Remain in contact. Thank you.